हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। जैसा कि सब बच्चे जानते हैं कि क्लास 11th के सिलेबस में आपका जो यूनिट और चैप्टर चल रहा था वो वर्क एनर्जी पावर था। और उस चैप्टर में लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में आपको कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बेसिक जानकारी दी गई थी। आज हम उसी टॉपिक को पहले कंप्लीट करते हैं। तो ये आपके सामने कंजर्वेटिव फोर्स टॉपिक आ चुका है। इस टॉपिक को आपने, इसका मीनिंग और इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया था कि उस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है जिस फोर्स से किया गया वर्क, हर जब आप फोर्स लगाओगे कोई वर्क होगा, अगर बॉडी एक जगह से दूसरी जगह गई है तो जिस फोर्स से किया गया वर्क इंडिपेंडेंट होता है, यानी डिपेंड नहीं करता पाथ फॉलोड, यानी किस रास्ते से वो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह गई है, किस रास्ते से वर्क हुआ है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, कहां से गई कहां तक। तो इस बात को अभी छोटे तौर पर, यानी थोड़ा बेसिक तौर पर प्रूव करने के लिए मैं एक कंडीशन यहां पर बच्चों को दिखाऊंगा। ये बात और ज्यादा अच्छी तरह प्रूव की जाएगी क्लास 12th में। तो इसलिए अभी फिलहाल जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू है ये, क्योंकि इसमें कुछ बातें हमें ऐसी कंसीडर करनी है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल केस, एजम्पशन वगैरह कुछ चीजों को इग्नोर करके, लेकिन जस्ट टू गिव एन आइडिया कि वर्क दोनों कंडीशन में सेम आ सकता है अगर रास्ता बदल के ले जाया जाए। तो कंजर्वेटिव फोर्स कैसे पता चलती है, तो यहां एक सिचुएशन में दिखाया गया है कि आपके पास एक बॉडी है जिसका मास है m, आप उसे ग्राउंड से h हाइट तक ले जाना चाहते हो। यू वांट टू टेक दिस बॉडी या मूव दिस बॉडी अप टू अ हाइट h या अप टू अ डिस्टेंस h। हाइट इसलिए बोल देते हैं डिस्टेंस को कि वर्टिकल में डिस्टेंस को हाइट बोल सकते हैं आप। अगर ग्राउंड पर मूव कराएं तो वो डिस्टेंस ही होगा। आपको इस बॉडी को h डिस्टेंस मूव कराना है, और आप ऐसा दो अलग अलग रास्तों से या अलग अलग पाथ से कर सकते हो या करोगे। एक बारी तो इसे डायरेक्टली नीचे से यहां ऊपर उठाकर ले जाएं, और दूसरा रास्ता यह है कि इसको इस सरफेस के ऊपर यहां से यहां तक ले जाएं। ये पोजीशन जो मैंने मार्क लगाया, ये पोजीशन से ये पोजीशन, आप इसको यहां से ऊपर भी ले जाओगे तब भी ये h हाइट पर ही पहुंचेगा ग्राउंड से, और ऐसे उठाकर ले जाओगे तब भी ऐसा ही होगा। तो हम दोनों केसेस का वर्क अलग अलग फाइंड आउट करके आपको दिखाते हैं। पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सीधे ऊपर ले जाने का, यानी सीधे लिफ्ट करने का वर्क निकालते हैं। उस वर्क को हम W1 बोल रहे हैं। W1 is the work done in moving the object directly from ground to a height h। जब हम इसको डायरेक्टली ग्राउंड से h हाइट तक ले जाएंगे तो वो वर्क को हम W1 कहेंगे, और उसके लिए हमें करना होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ग्राउंड से h हाइट तक ले जाने के लिए आपको फोर्स कितना अप्लाई करना है वो मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में, कि इस बॉडी का वेट mg वो फोर्स है जिससे ग्राउंड इसको अपनी तरफ खींचता है। हर बॉडी को लिफ्ट करने के लिए उसके वेट के जितना फोर्स लगाना पड़ता है, और फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है h, ये डिस्टेंस भी उसी डायरेक्शन में है। तो आप डायरेक्टली सीधा सीधा F h cos 0 डिग्री लिख देंगे। तो F तो फोर्स हो गया, और S की जगह आपने h लिख दिया, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, जिधर फोर्स लग रही है उधर ही h डिस्टेंस पर उसको मूव कराया जा रहा है।
तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। ये कई बार बताया जा चुका है। अगर ये cos 0 कहाँ से आया, डॉट प्रोडक्ट, ये नहीं बच्चे पहचान पा रहे हैं तो उन्हें वर्क एनर्जी पावर के पिछले लेक्चर शुरू से देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये बात बहुत बार बता दी गई है, तो बार बार उस बात पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब cos 0 की वैल्यू सबको पता है 1 होती है, तो W1 की वैल्यू आपके पास F जो फोर्स आप लगाओगे वो mg होगा, और जितना डिस्टेंस आपने इसको डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक उसी डायरेक्शन में मूव कराया है वो h हो गया। यानी जब आप किसी बॉडी को h हाइट तक लिफ्ट कराते हैं तो आपको mgh वर्क करना पड़ता है। यही वर्क तो उस बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। खैर अभी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहे, अभी तो हम वर्क की बात कर रहे हैं कि दो अलग अलग रास्तों से एक ही बॉडी को ले जाने में किया गया वर्क। अब जब इस बॉडी को ग्राउंड से सीधे ऊपर h हाइट तक ले जाया गया तो ये वर्क आ गया। अब उसी बॉडी को वापस ग्राउंड से h हाइट तक ही ले जाना है। यहाँ पर पहुंचेगी तो ग्राउंड से वो h ही हाइट कवर करेगी, लेकिन रास्ता अब की बार ये चूज कर लिया। जब ये रास्ता चूज किया जाता है तो आपको एक बात का ध्यान रख लेना चाहिए, ये बॉडी जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो ये बॉडी को ले जाने वाला फोर्स कैसे पता चलेगा। इस एंगल को हम थीटा कंसीडर कर लें। इंक्लाइंड प्लेन पर आपको एक कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन वाले चैप्टर में बताया था कि जब भी कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर प्लेस्ड होती है उसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होता है और नॉर्मल रिएक्शन तिरछा हो जाता है ऐसे। उसी नॉर्मल रिएक्शन के बैक साइड में अगर ऐसा कर दें तो ये एंगल थीटा होता है, विद रीजन बताया जा चुका है, और ये mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। जो बात भी किसी चैप्टर में मैं डायरेक्टली कर देता हूं वो इसलिए क्योंकि वो बात बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की जा चुकी है पिछले चैप्टर्स में। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये फ्रिक्शन चैप्टर में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ इसी लेक्चर से या बीच में किसी भी लेक्चर से देखना शुरू करते हैं तो उन्हें अगर दिक्कत हो रही है कि ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, तो इतना समझ लो ये दिक्कत इसलिए है क्योंकि आपने पिछले क्लासेस नहीं देखी हैं। क्योंकि मैंने कभी भी, मेरा सबसे इनिशियल फोकस बच्चों को समझाने के ऊपर ही रहता है, तो मैंने कभी भी कोई भी एक्टिविटी करते हुए उसका रीजन ना बताया हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। छोटी से छोटी बात का रीजन भी, एंगल थीटा क्यों हुआ इसका रीजन भी बताया गया है, लेकिन मैं बार बार उस चीज को आगे रिपीट नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये उन बच्चों के लिए कहा जा रहा है जिन्होंने शुरू से देखा है, उन्हें तो मुझे पता है कनेक्ट हो गया होगा, लेकिन जिनको ये सारी बातें कनेक्ट नहीं होती हैं वो पीछे जाकर दोबारा से लेक्चर्स वॉच कर सकते हैं। ये सुविधा है आपके पास। अब क्लासरूम कोचिंग में ये सुविधा नहीं होती थी, तो इसका फायदा उठाया जाए। तो ये काम तो इंक्लाइंड प्लेन पर रखे हुए ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा होता ही है, और आपको बताया था इसकी वजह से mg sin थीटा की वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड करता है। अब आपको इसे नीचे नहीं ऊपर स्लाइड करना है, और यहां हम स्पेशली कंसीडर कर रहे हैं कि फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन को हम इग्नोर कर रहे हैं। वैसे प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको सिंपल करने के लिए, जैसे हमने पहले भी किया है ऐसा, जब तक हमने फ्रिक्शन चैप्टर नहीं पढ़ा था, फोर्स वाले चैप्टर में भी हम फ्रिक्शन को इग्नोर करते थे। जब हम प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं तो बॉडी को थ्रो करते समय एयर के फ्रिक्शन को या एयर के रेजिस्टेंस को भी हम इग्नोर करते हैं, जस्ट टू मेक द केस सिंपल, जस्ट टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। सारी चीजें उसमें एक ही साथ घुसा देंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट से हम जो पढ़ने समझने के लिए हम आर्टिकल जो मेनली पढ़ रहे हैं उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर फिलहाल फ्रिक्शनलेस सरफेस कंसीडर किया गया है, वरना फ्रिक्शन वाला वर्क अलग से कैलकुलेट करना पड़ जाए। अभी हम सिर्फ बॉडी को मूव कराने वाला वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, उसे रोकने वाला नहीं।
तो चूंकि mg साइन थीटा उसे नीचे धकेल रही है तो आपको mg साइन थीटा ही फोर्स उसको ऊपर स्लाइड कराने के लिए लगानी पड़ेगी। यानी W2 फाइंड आउट करने के लिए आपको F डॉट S फिर से करना पड़ेगा। और S क्या है? S ये डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और ये वो F है जो आप लगा रहे हो। और इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है। क्या हो रहा है कि जिधर फोर्स लग रही है बॉडी भी उसी तरफ जा रही है, देखो नीचे से ऊपर ही जा रही है और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रही है। तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर W2 इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा कर देना है। थीटा 0 होगा सिंस थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस केस में भी आप बॉडी को स्लाइड कराने के लिए ऊपर की तरफ, ये रेड डायरेक्शन, रेड एरो से दिख रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो और बॉडी उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो थीटा 0 है, तो W2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी एफ एस रह जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। और F जो इस कंडीशन में आप फोर्स लगा रहे हो वो mg न लगा के कौन सी लगा रहे हो? mg साइन थीटा। ये F की जगह आपने अब पहले mg लिखा था क्योंकि mg फोर्स नीचे लग रही थी, आप उसी के ऑपोजिट फोर्स लगा रहे थे। यहाँ इसको नीचे लाने वाली फोर्स mg साइन थीटा है। mg cos थीटा को तो r ने बैलेंस कर दिया है, mg के टुकड़े हो गए हैं। अब mg के दो टुकड़ों में से cos वाला टुकड़ा r से बैलेंस हो गया है, साइन वाला टुकड़ा नीचे धकेल रहा था, उतना ही फोर्स आपने लगा के उसको ऊपर ले गए। और साथ में s तो आपने लिखना ही है, f की जगह आपका mg साइन थीटा आ गया, डिस्टेंस s तो ऐसे का ऐसे ही रह गया। अब एक काम आप इस ट्राइंगल में कर दो, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इस ट्राइंगल में आप साइन थीटा की वैल्यू पता लगा लो। अगर ये एंगल थीटा है तो ये होगा आपका परपेंडिकुलर, और 90 है ये तो ये होगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो ये जो आपको इंक्लाइन प्लेन का ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, इसमें साइन थीटा की वैल्यू, थीटा एंगल आपके सामने है, साइन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये h है और हाइपोटेन्यूज ये रहा आपका s। ये साइन थीटा की वैल्यू आपने इस ट्राइंगल से पता लगा दी। और अब आपका जो W है वर्क डन सेकेंड केस का, उसमें mg तो एज इट इज रख देंगे, साइन थीटा की वैल्यू आपने यहां से पता लगाई है इंटू h अपॉन s, और मल्टीप्लाई में s ऑलरेडी है, और आपका s से s हो जाएगा कैंसिल। तो W2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, क्या बची है? mgh। तो यहां पर आप देखें, फ्रिक्शन इग्नोर करने पर, देख रहे हैं अलग से हाईलाइट हो जाएगा। अब फ्रिक्शन इग्नोर करने पर ग्राउंड से h हाइट तक ले जाएंगे हम, एक बारी सीधा एक बारी दूसरे रास्ते से, तो वर्क दोनों कंडीशन में सेम आएगा। यानी वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे जब भी होता है तो वो फोर्स जो ये वर्क करती है, ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाती है। तो ये आपको एक छोटा सा जस्ट, हालांकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकली सही उदाहरण नहीं है, सही एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ जस्ट गिविंग एन आइडिया अबाउट के वर्क सेम आ सकता है डिफरेंट पाथ से जाने पर भी, इसलिए आपको ऐसा कराया गया। इसका बिल्कुल बढ़िया वाला एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन आपको 12th क्लास में बहुत अच्छी तरह प्रूव करवाया जाएगा। अभी इस क्लास में आपको ज्यादा कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे, बस जस्ट आपको कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है वो पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं है। लेकिन जब आप इसका असली यूज करोगे वो 12th में होगा। वर्क एनर्जी पावर में वर्क से रिलेटेड है ये, इसलिए आपको यहां इसका एक ओवरव्यू और आइडिया दिया गया है।
तो कंजर्वेटिव फोर्स का टॉपिक 11th क्लास के लेवल पर यहाँ फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ जब 12th में ये टॉपिक आए तो बच्चों को याद दिलाने पर तो एटलीस्ट याद आ जाए। अब हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ये आ गए हैं हम अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक पर। इस टॉपिक का मैंने यहां पर कुछ हेडिंग नहीं लिखा है अभी, क्योंकि ये टॉपिक एक्सप्लेन करने के बाद अगर आपको इसका हेडिंग बताया जाए तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा और आगे हमेशा याद रहेगा। लेकिन अगर आपको पहले ही यहां पर इसका हेडिंग लिखा दिखाई देगा तो आप हर इसमें होते हुए कॉन्सेप्ट को उस हेडिंग से पहले ही रिलेट करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको नुकसान दे सकता है। तो इसलिए हेडिंग को अभी फिलहाल छोड़ें, सिचुएशन को समझें। ये जो आप देख रहे हो डायग्राम, इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रीन कलर का सरफेस आपको दिख रहा है, ये कोई स्मूथ सरफेस है। और जब भी हम स्मूथ सरफेस बोलते हैं तो हम वहां पर फ्रिक्शन को फिलहाल इग्नोर कर देते हैं। और इस स्मूथ सरफेस यानी कोई सतह है, कोई टेबल, कोई इस तरह का सरफेस है, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही चिकना। और यहाँ ये एक और दूसरा वर्टिकल सरफेस आपको दिख रहा है, ये कोई रिजिड सपोर्ट है। रिजिड माने सख्त, यानी जो अपनी जगह से हिल डुल ना पाए, जैसे कोई वॉल वगैरह या कोई वर्टिकल ऐसी चीज जो एकदम फिक्स है। यानी ये जो स्लांट शेडेड लाइन से जो भी सरफेस दिखाया गया है वो सरफेस फिक्स्ड सरफेस है। और इस सरफेस में यहां ये वर्टिकल सपोर्ट से ये जो आप देख रहे हो ब्लैक कलर का, ये एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग क्या होता है और कैसा दिखता है ये सारे बच्चे जानते हैं, वो डेली लाइफ में बहुत तरह के स्प्रिंग देखते हैं। आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। अगर आपके पास बटन से ऑन ऑफ करने वाला पेन है, जेटर पेन बोलते हैं जिसको, जिसमें क्लिक करने से रिफिल बाहर दिखाई देती है और लिखते हैं, क्लिक ऑफ करते हैं रिफिल अंदर चली जाती है, वैसा टिक टिक करने वाला पेन है, तो आप उस पेन को आगे से ओपन करोगे तो उसके रिफिल के ऊपर आपको एक स्प्रिंग दिखाई देगा। ये तो बिल्कुल आपके नजदीकी में आपको मिल जाएगा, बाकी आप बहुत जगह स्प्रिंग देखते ही हो। तो ये एक स्प्रिंग है और एक एंड स्प्रिंग का इस वॉल से फिक्स्ड है, बंधा हुआ है, टाइट है, और दूसरा एंड जो है स्प्रिंग का इस ब्लॉक से टाइट है, जिस ब्लॉक का मास m है। और अभी फिलहाल स्प्रिंग जो है वो अपनी नॉर्मल ओरिजिनल फॉर्म में है। स्प्रिंग नॉर्मल फॉर्म में होने का मतलब ना तो उसे खींचा गया है, क्योंकि स्प्रिंग को खींचा जा सकता है, और दबाया भी जाता है। स्प्रिंग ऐसी ही जगह पर यूज होता है जहां पर कोई चीज के लिए हमें कंप्रेशन यानी दबाव और एक्सटेंशन यानी खिंचाव चाहिए, और वो दबाव हटने पर स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाए और खिंचाव हटने पर भी स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाए। ऐसी जगह पर स्प्रिंग लगाया जाता है। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर देते हो फोर्स, और जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करते हो तो ये ऑब्जेक्ट तो यहां से यहां पहुंच गया, और ये स्प्रिंग भी स्ट्रेच हो जाएगा क्योंकि स्प्रिंग इससे बंधा हुआ है। तो मैंने ऐसे डॉटेड सा बना दिया कि स्प्रिंग भी, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंच गया तो स्प्रिंग भी स्ट्रेच हो गया। कितना स्ट्रेच हुआ है स्प्रिंग? अगर हम सेंटर टू सेंटर लें वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस ऑब्जेक्ट के ये सेंटर से लेते हैं हम, यहां से और सेंटर तक, तो ये इसका एक्सटेंशन है। अब स्प्रिंग के लिए एक स्पेशल
कंडीशन है जो बहुत डिटेल में आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगी इसी क्लास में, और उस चैप्टर का नाम ही इलास्टिसिटी है। लेकिन मैं आपको उसका थोड़ा सा आइडिया यहां पर जरूर बताऊंगा जितना यहां पर समझने के लिए जरूरी है। बाकी पूरा चैप्टर डिटेल में आपको 6th यूनिट में पढ़ाया जाएगा। अगर ये आर्टिकल यहां न भी पढ़ाया जाए तो भी वहां पर कवर हो जाता है, लेकिन क्योंकि वर्क एनर्जी पावर के कोर्स में सिलेबस में यहां पर भी ये आर्टिकल है और मैं बच्चों को अगर नहीं पढ़ाता हूं तो वो बच्चे बोलते हैं सर वो तो आपने छुड़वा दिया या आपने कराया नहीं। जितना कराया उस पर ध्यान न जाके जो एक आध कोई आर्टिकल जानबूझकर इसलिए हम स्किप करते हैं कि आगे समझाएंगे या आगे अच्छी तरह डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो दिक्कत हो जाती है बच्चों को, ये एग्जाम में आ जाता है स्कूल के। तो स्प्रिंग या और कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेच करने पर स्ट्रेच हो जाए, जैसे स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाता है और छोड़ने पर वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाए, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। और जो फोर्स आप उसको स्ट्रेच करने के लिए या कंप्रेस करने के लिए अप्लाई करते हो, उस फोर्स को डीफॉर्मिंग फोर्स कहा जाता है। थोड़ी सी कॉन्सेप्ट्स यहां पर समझ लें, बहुत जरूरी है। आपको अब तक ये बताया गया था कि फोर्स लगाने से बॉडी या तो रेस्ट से मोशन में आती है, मोशन से रेस्ट में आती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, डायरेक्शन चेंज होता है। लेकिन एक फोर्स ऐसी भी है जो बॉडी के शेप और साइज को चेंज करती है। आप किसी भी चीज को जब स्ट्रेच या कंप्रेस कर रहे हो तो आप उसको चला वाला नहीं रहे, आप उसका फॉर्म चेंज कर रहे हो, उसको या तो लेंथ उसकी बढ़ा रहे हो या छोटी कर रहे हो। तो ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट का शेप साइज चेंज करती है उसे डीफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। तो ये जो आप एरो से देख रहे हो, ग्रीन कलर के एरो से, जिस फोर्स के लगने से ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंचा और स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया, कितना डिस्टेंस x, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस यहां से यहां चला स्प्रिंग की लंबाई उतनी ही बढ़ गई, क्योंकि स्प्रिंग अब इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ गया। ये फोर्स स्प्रिंग के लिए कहलाएगी डीफॉर्मिंग फोर्स। ये नाम भी लिखा है मैंने, डीफॉर्मिंग फोर्स। और ये डीफॉर्मिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटेंशन के, यानी आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे ऑब्वियसली उतना ज्यादा एक्सटेंशन होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जितना ज्यादा आपने डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया उतना एक्सटेंशन हुआ। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर एक कांस्टेंट लगाया जाता है k। ये k कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये स्प्रिंग कांस्टेंट आपको काफी डिटेल में पढ़ाया जाएगा कुछ आने वाले चैप्टर्स में, सिंपल हार्मोनिक मोशन और इलास्टिसिटी चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। फिलहाल आप इतना समझ लें कि स्प्रिंग कांस्टेंट इस स्प्रिंग का कांस्टेंट है और ये डिपेंड करता है स्प्रिंग की इलास्टिसिटी पर। ये चीज जो के है वो स्प्रिंग की इलास्टिसिटी बताती है, और इलास्टिसिटी का मतलब है स्प्रिंग का लचीलापन। आपने नोटिस किया हो कोई स्प्रिंग बहुत आसानी से खिंच जाता है, काफी अच्छा स्ट्रेचेबल होता है, कोई बहुत टाइट होता है। तो स्प्रिंग कितना ढीला या कितना टाइट है, कितना स्ट्रेचेबल, कितना लचीला है, वो चीज स्प्रिंग की इलास्टिसिटी बताती है, जिसे टेक्निकल भाषा में स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ये हर पर्टिकुलर स्प्रिंग के लिए फिक्स है। इस पर्टिकुलर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ k की वैल्यू तो आप पता नहीं लगा सकते, वो तो स्प्रिंग के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, उसके लचीलेपन के ऊपर डिपेंड करती है। वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी जैसा भी स्प्रिंग होगा। तो ये जो आप फोर्स लगाते हो ये फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स है, और ये उतनी ज्यादा लगानी पड़ती है जितना ज्यादा आपको स्प्रिंग खींचना है, या जितना ज्यादा स्प्रिंग खींच रहे हो उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है।
अब इसके बारे में एक और चीज, छोटी सी जानकारी फिलहाल शॉर्टकट में यहाँ समझ लें कि जब आप इसको यहाँ से यहाँ तक खींचने के बाद बाई चांस अगर आप इसको छोड़ देते हो, आपने पकड़ के खींचा, यहाँ ले गए, यहाँ ले आके आप वो मन नहीं हुआ और आगे खींचने का, छोड़ो यार, आपने इसे छोड़ दिया, तो आपको पता है ये स्प्रिंग एकदम से बाउंस बैक करेगा और ये मास वापस अपनी जगह आने की कोशिश करेगा, आ ही जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जितने भी स्प्रिंग जैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम इलास्टिक ऑब्जेक्ट कहते हैं, उनके अंदर ये नेचुरल टेंडेंसी होती है कि जब आप उसको डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के स्ट्रेच करते हो तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक फोर्स डेवलप हो जाती है अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर, जो उसे वापस लाने की कोशिश करती रहती है। लेकिन जब तक आप पकड़े हो तब तक ये वापस नहीं ला पाती। जैसे ही आपने ये वाली फोर्स हटाई, इसको छोड़ दिया, ये वाली फोर्स इसको वापस ले आई। अगर ये फोर्स डेवलप न हुई होती तो ये स्प्रिंग कभी अपनी वापस ओरिजिनल कंडीशन में न आता और तब इसको इलास्टिक ऑब्जेक्ट नहीं कहते। हर उस ऑब्जेक्ट को इलास्टिक ऑब्जेक्ट कहते हैं जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर डिफॉर्म हो तो जाए, लेकिन छोड़ने पर, वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाए। और ऐसा इसलिए होता है कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते ही उसका सबका अपना अपना नेचर है। जैसे तो इसका नेचर है कि इसमें रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है। ये जो फोर्स अपने आप डेवलप हुई है, जो उसे वापस लाने के लिए कोशिश कर रही है और ले आती है फिर वापस, जब ये वाली फोर्स हट गई, इस फोर्स को रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ये डेवलप होना ही किसी स्प्रिंग जैसे ऑब्जेक्ट के इलास्टिक होने की पहचान है। ये बहुत डिटेल में मैंने बताया, हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जितना आइडिया और ओवरव्यू जरूरी है मैं उतना ही बता रहा हूं। ये भी बहुत ज्यादा है अच्छी तरह समझने के लिए। ऐसा नहीं कि समझने में कम बताया जा रहा तो समझने में दिक्कत होगी, लेकिन हाँ, जितना बताया जा रहा है उससे और डिटेल में आगे है, जहां आएगा वहां बताएंगे। तो क्या क्या हमने बात की कि जब तक स्प्रिंग अनस्ट्रेच था, न तो आपने ये फोर्स लगाई, ना ये अपने आप पैदा हुई इसमें। जब आपने इस पर ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ। जितनी ज्यादा आपने फोर्स लगाई उतना ज्यादा स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, और जितनी ज्यादा आप फोर्स लगा के स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे उतनी ही उल्टी दिशा में रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी, और ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल होंगी। आप किसी रबर बैंड को जितना ज्यादा खींचकर छोड़ते हो उतना तेज वो बाउंस बैक करती है, क्योंकि जितना ज्यादा खींचा उतनी ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स उसके इक्वल एंड अपोजिट रेस्टोरिंग फोर्स होती है। यानी अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स को ऐसे लिख रहे हो तो रेस्टोरिंग फोर्स को आपको लिखना पड़ता है F इज इक्वल टू माइनस KX। ये है डिफॉर्मिंग फोर्स और ये है रेस्टोरिंग फोर्स। क्या फर्क है दोनों में? फर्क माइनस में है, क्योंकि दोनों का वैल्यू भले ही सेम है, जितनी आपने डिफॉर्मिंग लगाई उतनी रेस्टोरिंग डेवलप हुई, बट दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो आपने जिस डायरेक्शन में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, रेस्टोरिंग फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर यही काम आप करते, स्प्रिंग को खींचने के बजाय दबा देते, ऐसा भी तो होता है, स्प्रिंग को दबाते हैं, पेन में आप उसे दबाते ही हो, खींचते नहीं हो। अगर आप स्प्रिंग को दबाते तो दबाने वाली फोर्स कहलाती डिफॉर्मिंग फोर्स, और दबाते ही इस ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डेवलप हो जाती जो कहलाती रेस्टोरिंग फोर्स। केस वैसा ही रहता, जितना ज्यादा दबाना है उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी एक्स तब एक्सटेंशन के बजाय कंप्रेशन हो जाता, और यही फॉर्मूला है। और उसका ऑपोजिट यानी डिफॉर्मिंग फोर्स अंदर की तरफ तो रेस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ, डिफॉर्मिंग फोर्स बाहर की तरफ तो रेस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ। ये स्प्रिंग जैसे मटेरियल्स का कैरेक्टरिस्टिक है, यानी ये उनका नेचर है, नेचुरल प्रॉपर्टी है। और फिजिक्स में हम नेचुरल फिनोमिनन के बारे में ही पढ़ते हैं। तो ये आपकी स्प्रिंग से रिलेटेड सारी थ्योरेटिकल कहानी हो गई। अब ये कहानी सुनने के बाद हमें इस कहानी को क्यों सुनाया गया, असल में क्या चीज पढ़ाने के लिए,
वो मैं आपको दिखाता हूं। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको ये पढ़ाने के लिए बताया कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को जीरो से इस पॉइंट तक, मान लो पी पॉइंट तक खींचोगे, यानी स्प्रिंग को एक्स एक्सटेंशन दोगे, एक्स डिस्टेंस खींचोगे स्प्रिंग को, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आपको असल में फाइंड आउट करना है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग। जैसा कि आप देख रहे हो कि आपने एम मास को ओ पॉइंट पर था, तब बिल्कुल स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं था। उस एम मास को आप एक्स डिस्टेंस यहां ले आए तो स्प्रिंग में भी जो खिंचाव हो गया वो एक्स हो गया। आपने उसके लिए लगाई फोर्स और उस फोर्स से ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया यहां से यहां, तो वर्क तो हुआ होगा। तो वो वर्क आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। अब ये वर्क आप डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते कि सीधा सीधा वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स कर दें। ये ऐसा तब करते थे जब हम करते थे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। यहां ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है वो यहां दिखाई दे रहा है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जब तक ये बॉडी यहां तक कोई फोर्स नहीं थी, जैसे जैसे बॉडी को आपने खींचना शुरू किया, ये जो एक्स है, अभी तो ओ से पी तक पूरा एक्स हुआ है, पहले ऑब्जेक्ट यहां से ये मान लो यहां से यहां पहुंचा होगा, यहां पहुंचा होगा, यहां पहुंचा होगा, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो फोर्स भी आपको बढ़ानी पड़ रही है। इसलिए जितना ज्यादा आप इसे खींचते जाओगे फोर्स उतनी बढ़ती जाएगी। यानी पूरे रास्ते वाली ओ से पी तक पहुंचने वाली फोर्स सेम नहीं है। अगर ये पूरी रास्ते की फोर्स सेम होती तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हम लिखते ही नहीं, क्योंकि एक्स जितना बढ़ता जाएगा, जितनी स्ट्रेचिंग बढ़ती जाएगी, उतना फोर्स भी बढ़ता जाएगा। यानी फोर्स जो है वो लगातार चेंज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते। ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है। और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स फाइंड आउट करने का मेथड आपको बताया जा चुका है। उसके लिए आप छोटा सा वर्क फाइंड आउट करते हो, तो हम भी इस ऑब्जेक्ट को P से यहां Q थोड़ा सा डिस्टेंस dx मूव करने में कितना वर्क है वो फाइंड आउट करवा देते हैं। कितना होगा वर्क, F इंटू डी एक्स। और मैंने डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में dx है, यानी डिस्टेंस है। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे भी तो दोनों के बीच का एंगल 0 आएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ये वो स्मॉल वर्क है जो थोड़ा सा डिस्टेंस मूव करवाने के लिए किया जाता है। अगर आप टोटल वर्क निकालोगे इसको 0 से यहां तक मूव कराने का, तो आपको इसे dw को इंटीग्रेट करना होगा 0 से x तक। ऐसे ही बहुत सारे छोटे 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 वर्क से मिलकर ये वर्क बना है, जो हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में आपको सिखा चुके हैं। तो अब आपको ये इलास्टिसिटी की पूरी जानकारी लेने के बाद दो बातें याद रखनी है। इलास्टिसिटी की जानकारी के मुताबिक जितना फोर्स आप इसको लगाओगे उतना ज्यादा ये खींचेगा, यानी जितना ज्यादा खींचना है उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। यानी जैसे जैसे खिंचता जाएगा फोर्स बढ़ाते रहनी पड़ेगी। इसलिए पूरे रास्ते में फोर्स वेरिएबल है, और वेरिएबल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डायरेक्टली नहीं निकाला जा सकता। उसके लिए पहले छोटा वर्क निकालना पड़ता है, ये बात आपको 2-3 बार बताई जा चुकी है, और फिर उसे इंटीग्रेट करना पड़ता है इनिशियल से फाइनल पोजीशन के लिए। अब इंटीग्रेट कैसे करना है वो भी आपको दिखाया जा रहा है। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन का मतलब भी समझा दिया गया है, सारे छोटे छोटे वर्क्स को जोड़ना। dw की वैल्यू पुट कर देनी है पहले, और फिर अगली लाइन में आपको
फोर्स की वैल्यू पुट कर देनी है, कितनी फोर्स आप लगा गए हो उसे x तक खींचने में, kx, और साथ में dx है 0 से x। अब इंटीग्रेशन का अगला जो स्टेप होता है वो स्टेप ये होता है कि आपको कांस्टेंट्स को बाहर निकालना होता है। इसमें कांस्टेंट k है जिसका नाम ही स्प्रिंग कांस्टेंट है, और स्प्रिंग के लिए फिक्स होती है उसकी वैल्यू, और आपका इंटीग्रेशन बचेगा x dx 0 से x। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं जितनी बार ये आता है हर बार लिख कर दिखाता हूं। जो भी वेरिएबल होता है x y z v वगैरह कुछ भी, उसके साथ छोटा dx dy dz कुछ भी होगा, पावर जो भी है उसे n मानते हैं, पावर में एक ऐड होता है और उसी नंबर से डिवाइड होता है। तो इसका जो आपका इंटीग्रेशन करके आंसर आएगा w इज इक्वल टू k, x की पावर 1 है, 1 में 1 ऐड होगा, x स्क्वायर बाय 2, और आपको बताया था फिर लिमिट्स रख देते हैं, और यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं, लाइन भी खींच देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। इसको सॉल्व जब आप करेंगे w इज इक्वल टू k, इस वेरिएबल की जगह बताया था, बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ना है, नीचे वाले 2 को भी नहीं, पावर को भी नहीं, बस वेरिएबल की जगह एक फिलअप बना देना है, फिल इन द ब्लैंक जिसको बोलते हैं, और उस फिलअप के अंदर आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फिल कर देनी है। तो इस x की जगह पहले आप अपर लिमिट फिलअप करोगे, एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा, माइनस उसी x की जगह लोअर लिमिट पुट करोगे। बाकी किसी चीज के साथ और कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, सिर्फ वेरिएबल की जगह आपको लिमिट्स पुट करनी है, अपर माइनस लोअर, पावर भी वैसे का वैसे ही, जो डिनोमिनेटर वगैरह है सब कुछ। अब आप इस एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो 0 स्क्वायर बाय 2 ये तो गायब हो जाएगा, kx स्क्वायर बाय 2 इसको आप हाफ kx स्क्वायर लिख सकते हो। ये जो आपका एक्सप्रेशन आ गया है, इस एक्सप्रेशन को आप बोलते हो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग। जूल्स में ही नापा जाएगा ऑब्वियसली। ये वर्क करना पड़ता है किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करने, और ये वर्क जो आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में किया, जो स्प्रिंग को यहां तक ले गया, जैसे ही आप छोड़ते हो ये स्प्रिंग वापस भागता है, वापस भागता है तो भागने की वजह से वो बन जाती है उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो वर्क आपने किया है, इस वर्क को हम एक स्पेशल नाम से पुकारेंगे आज के बाद। वो क्या है स्पेशल नाम, वो मैं आपको लिखकर दिखाता हूं, जो बन जाएगा इस आर्टिकल की हेडिंग भी। तो आपके सामने अचानक से प्रकट होगी इस आर्टिकल की हेडिंग। तो ये आपके सामने प्रकट हो गई है इस आर्टिकल की हेडिंग। क्या कहलाती है वो? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। क्योंकि ये वर्क निकालने के बाद, ये जो आपने वर्क फाइंड आउट किया है हाफ के एक्स स्क्वायर लिख रहा है, W इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये वर्क निकालने के बाद आपको एक लाइन लिखनी होती है, वो मैं यहां लिखता हूं। दिस वर्क डन, ये जो वर्क है इसकी बात हो रही है, इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग as its elastic potential energy।
जिसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग भी कहते हैं, उसका पूरा नाम होता है इलास्टिक पोटेंशियल। ये तो लिख ही दिया है, बस इलास्टिक वर्ड यूज करना है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। ये कॉन्सेप्ट भी पुराने जितने आपने पढ़ चुके हैं उतने सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि किसी भी बॉडी में एनर्जी जब आती है तो उस बॉडी पर वर्क किया जाता है। जो बॉडी वर्क करता है उसकी एनर्जी खर्च होती है, लेकिन वो खर्च होकर जाती कहाँ है? डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। अगर भगाओगे किसी बॉडी को, भगाने में किया गया वर्क काइनेटिक बन जाएगा, हाइट पर ले जाने में किया गया वर्क पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, और स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में या वैसे ही कंप्रेस कर देते अगर, तो कंप्रेस या स्ट्रेच करने में किया गया वर्क बन जाएगा क्या? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी अब आपसे बच्चों से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पूछा जाए तो आप ऐसा लिख सकते हो, यहां लिख के बताता हूं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, जिसमें हाफ तो नंबर है तो इसकी तो वैल्यू फिक्स है ही, के उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसे स्ट्रेच या कंप्रेस किया जा रहा है, और एक्स वो डिस्टेंस है जितना स्प्रिंग को खींचा गया, और जूल्स में नापी जाती है ये भी। ये जो हमारा केस हुआ है इसमें हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में किया गया वर्क ही फाइंड आउट किया है। बस वो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स था, क्योंकि इसे खींचने वाली फोर्स डिस्टेंस जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे चेंज हो रही थी, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी एक्स के। जितना स्प्रिंग को खींचोगे उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और उतनी ही रेस्टोरिंग फोर्स लगेगी जो उसे वापस ले आती है। तो वर्क आपने फाइंड आउट किया, तो वर्क और एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो हर जगह अप्लाई हो रहा है। आपने जितना या किसी ने भी इसे खींचने में जितना वर्क किया, वो उस जिसने खींचा उसकी एनर्जी तो खर्च हो गई, लेकिन वो एनर्जी स्प्रिंग में आ गई इन द फॉर्म ऑफ इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अगली क्लास में आपको ये जो पिछली क्लास का जो ऑब्जेक्ट का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था और ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको सिखाया जाएगा। मैंने उस केस में भी अभी तक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं बताया था, जिससे कि मैं दोनों को एक साथ बता सकूं, इसलिए मैं वेट किया। अब आपको अगली क्लास में पहले इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिखाया जाएगा, फिर उसके बाद इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही मेन टॉपिक्स रह जाएंगे, उनके पार्ट होंगे लेकिन मेन टॉपिक एक तो पावर और एक कोलिजन्स। पावर छोटा सा ही टॉपिक है, एक ही क्लास में फिनिश हो जाता है। कोलिजन्स के लिए आपको 2-3 क्लासेस और लगती हैं, तो वर्क एनर्जी पावर में आपका इतना ही सिलेबस बाकी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टॉपिक तक के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बच्चों को सेंड किए जा चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट मिसिंग यानी रह गया हो, उसको सेंड न किए हो, तो मुझे कॉल करे। ये बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर उनको, बहुत सारे बच्चे होने की वजह से कई बार टीचर से थोड़ी लापरवाही हो जाती है, भूल जाते हैं हम लोग, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ये लेक्चर बनाना, नोट्स भेजना, न्यूमेरिकल भेजना वगैरह वगैरह। तो ये बिजी होने की वजह से कई बार कोई स्टूडेंट मिस हो जाता है जिसने लेट ज्वाइन किया होता है या कुछ। इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपके पास अब तक वर्क एनर्जी पावर के न्यूमेरिकल्स नहीं पहुंचे हैं, जिसमें से वर्क और एनर्जी तक के हैं, पावर के नहीं पहुंचे हैं, अभी वर्क और एनर्जी के न्यूमेरिकल नहीं पहुंचे हैं, तो मुझे कांटेक्ट करेंगे, तो मैं उनको भी सेंड कर दूंगा जो रह गए हैं बच्चे। जिनके पास पहुंच चुके हैं वो उन न्यूमेरिकल्स को ट्राई करना शुरू कर दें। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में इन दोनों टॉपिक्स के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ, और पावर भी समझेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास कंक्लूड करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।